नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो जाता है और बीजेपी में नए उपराष्ट्रपति को लेकर मंथन चल ही रहा होता है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आती है कि मोहन भागवत ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ अचानक एक बैठक की है। दिल्ली के हरियाणा भवन में यह बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन मोहन भागवत का अचानक दिल्ली में मुस्लिम धर्मगुरुओं को जुटाना, उनके साथ बैठक करना, एक जमीन तैयार करना कई मायनों में ये अहम मानी जा रही है और इसके मायने भी अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। क्या इस पर उपराष्ट्रपति के नाम पर मंथन को लेकर कोई गहमा गहमी हुई है या फिर इसका चुनावी गणित निकाला जा रहा है? तो इसी पर चर्चा करेंगे अभिषेक। जिस तरीके से मोहन भागवत अचानक दिल्ली में सुबह सुबह मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात करने ऐसे वक्त पर पहुंच जाते हैं जब बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव होने वाला है। विपक्ष मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति का उस पर तो आरोप लगता है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन ये बैठक तो कुछ और ही बता रही है। देखिए, ये नैरेटिव आज से नहीं, ये नैरेटिव बहुत दिन से चलाया जाता है कि मतलब मुसलमानों के भीतर बीजेपी और आरएसएस का डर दिखाया जाता है। हाँ। लेकिन एक बार नहीं, अक्सर मोहन भागवत इस बात को धत्ता बताते रहे हैं। आप आज जुलाई में है, जुलाई महीने 2025 में, लेकिन अगर एक साल पहले मैं बात करूं 6 जुलाई 2024 की, तब भी इसी हरियाणा भवन में मोहन भागवत ने मुलाकात की थी उमर अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की थी। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद थे, दत्तात्रेय होसबोले थे, कृष्ण गोपाल थे, रामलाल, इंद्रेश कुमार और लगभग एक से नहीं लगभग 70 मुस्लिम धर्मगुरुओं से उस वक्त एक साल पहले मुलाकात की गई थी। हालांकि बैठक आरएसएस का जो 100वां स्थापना दिवस होना है उसको लेकर की गई थी, जिसमें संगठन का लक्ष्य क्या होगा, भारत का न्याय किस तरीके से होगा, भारत के जो गांव बस्ती में लोग रहते हैं या फिर मुस्लिम रहते हैं उनकी शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर उठाया जाए, जिस तरीके से मदरसों में सुविधाएं नहीं मिलती, सुरक्षा नहीं मिलती या वो ढांचागत जो शिक्षा है वो नहीं मिल पाती है, उस पर जोर दिया गया था, कैसे उस पर काम किया जाए। अभिषेक, बिल्कुल बाकी जो सामाजिक एकता को कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात पर हमलावर रहता है कि आरएसएस विरोधी है मुस्लिम के। तमाम आरोप तो आरएसएस पर भी लगते हैं, मुस्लिम विरोधी होने के, बीजेपी पर भी खुलकर लगते हैं। लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल बता देते हैं कौन कौन इस बैठक में शामिल रहा। हरियाणा भवन में मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरु नेताओं के साथ बैठक हुई है। बैठक में आरएसएस के ही वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय होसबोले, इंद्र कुमार भी शामिल हुए हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए इस बैठक में। आरएसएस की टॉप लीडरशिप की 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों, मौलानाओं और स्कॉलर्स से मुलाकात हुई है। तो ऐसे में रणनीति बहुत अहम तरीके से आगे की बनाई जा रही है। आरएसएस अपनी सहयोगी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए मुस्लिम मौलवियों, धर्मगुरुओं और समुदाय के प्रमुख लोगों के साथ बातचीत करता रहा है। पहले से ये बातचीत होती रही है। 2023 में एमआरएम ने कहा था वे एक राष्ट्र, एक झंडा, एक राष्ट्रगान के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगा और हो सकता है ये मुलाकात इसी अभियान का हिस्सा हो। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक बंगाल में चुनाव करीब हैं और अब यहां बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में गठजोड़ तेजी से लगाया जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो चुका है, बीजेपी को लग रहा है कि इस बार उसे कुछ कमाल करना है, लेकिन जेडीयू भी कहीं दम ज्यादा लगाती हुई नजर आ रही है। तमाम पार्टियां, अब चुनौती बहुत ज्यादा है। तो आरएसएस की इस तरीके की एंट्री मुस्लिमों को रिझाने के लिए अहम नहीं हो जाती बीजेपी के लिए? देखिए, आरएसएस किसी भी चुनाव में बूथ लेवल तक जाकर, लोगों के घर घर जाकर माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ बिहार की अगर सबसे पहले बात करें तो बिहार में पटना के आसपास जो मुसलमान रहते हैं, जो मुस्लिम इलाके हैं, मुस्लिम गांव है, समाज है, उसमें नीतीश कुमार का एक बहुत मजबूत पैठ है। वहां लालू यादव आ जाए, तेजस्वी आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए या फिर कोई भी आ जाए, वो जो नीतीश कुमार का वोटर, पैठ वोटर है, वो है और वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इस बार एक बार फिर एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य मंचों पर देखा जाता है, जिस तरीके से बहुत ज्यादा पब्लिक गैदरिंग में वो नजर नहीं आते हैं और पब्लिकली जब भी वो नजर आते हैं तभी कुछ ना कुछ उनको लेकर विवाद हो जाता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर। लगातार प्रशांत किशोर अब इस वक्त बहुत ज्यादा हमलावर हैं, तेजस्वी यादव भी बहुत ज्यादा हमलावर रहे हैं और अभी भी हैं। कल विधानसभा में भी शायद तीखी नोकझोंक दोनों के बीच तेजस्वी
के बीच और उसके बीच हुई है, नीतीश कुमार के बीच हुई है। देखिए यहां अब बिहार में पहले जो महागठबंधन था उसके पास MY समीकरण हुआ करता था, आरजेडी के पास मुख्य तौर पर, लेकिन जब कांग्रेस भी साथ आ गई तो इन्होंने MY बाप समीकरण बना दिया, मतलब और जो जातियां हैं उन्हें भी इसमें जोड़ने का काम किया है। तो नीतीश कुमार की एक तो सेहत जिस तरीके से चल रही है और विपक्ष लगातार इसी मुद्दे को उठा रहा है कि नीतीश कुमार की तबियत ठीक नहीं है, तबियत ठीक नहीं, तबियत ठीक नहीं है। तो जब बार बार इस बात को बोला जाएगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं वोटर के दिमाग में कोई फर्क पड़ जाए, क्योंकि 2005 से लगातार 20 साल हुए हैं नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार सत्ता में हैं। एक सवाल यह भी है कि 20 साल हो गए, अब क्या किसी और को मौका दिया जाए? तेजस्वी यादव को भी जो सर्वे आया उसमें लगभग 36% लोगों ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पसंद किया। नीतीश कुमार का जो लोकप्रियता थी वो घटी है, जो लगभग 20-22% हुआ करती थी वो लगभग 16-17% पर आकर टिक गई है। तो यहां बिहार के चुनाव की रणनीति किस तरीके से बनाई जाए, या फिर मुस्लिमों के भीतर यह बात किस तरीके से दी जाए कि ईद पर जो है प्रधानमंत्री की तरफ से ईदी इस देश के मुसलमानों को दी गई, जो इससे पहले अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं के हालात हैं, कल मेरे साथ यहीं स्टूडियो में एक जगत गुरु बैठे थे, जगत गुरु रामानंद सतीशाचार्य, उन्होंने मुझे बताया कि वो बंगाल गए हैं, बहुत बार बंगाल गए हैं, और बंगाल में जो हिंदू हैं उनकी स्थिति ऐसी है जिस तरीके से जब मुंह बंद होता है और जीभ दांतों के बीच फंसी होती है, मतलब वो चाहकर भी जीभ दांतों के बाहर, मुंह से बाहर नहीं आ सकती है। इसी तरीके से वहां एक पिंजरे में कैद हैं हिंदू। मैंने तब उनसे सवाल किया कि तो फिर वो सत्ता क्यों नहीं बदल देते? लगभग 70 से 72% वहां हिंदू हैं, ममता दीदी को बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वहां मोहल्ले में नहीं, एक गांव में जो मोहल्ला होता है वहां भी मतलब गुंडे बैठाए गए हैं, गुंडे टाइप के लोग, और वो इस बात को देखते हैं कि किस वार्ड से कितनी वोट टीएमसी को मिली है, कितनी वोट बीजेपी को मिली है, कि लोग यहां अपनी जान की सुरक्षा चाहते हैं। और उन्होंने ये प्रण लिया है, उन्होंने मुझे बताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो अपने पूरे रामानंद संप्रदाय को लेकर बंगाल कूच करेंगे 2027 में, और वहां का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इसलिए वो काम करेंगे। अगर मुस्लिमों की बात करें, जिस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर से मुलाकात भागवत कर रहे हैं, बिहार में एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिमों का है जिसका सीधा सीधा प्रभाव आरजेडी पर जाकर पड़ता है, या फिर AIMIM को देख लो या फिर कांग्रेस को देख लो, इन्हीं पार्टियों की तरफ ये झुकाव रहता है। तो कहीं ना कहीं भागवत की ये मुलाकात हो सकता है कि मुस्लिमों में ये संदेश पहुंचाए कि आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है वो मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। रही बात बंगाल की करें तो बंगाल में जो मुस्लिमों का कोर वोट बैंक है वो पूरा ममता बनर्जी की तरफ जाता है। बीजेपी लाख सुविधाएं उन्हें पहुंचाए, लाख तमाम चीजें उनकी तरफ वादे करे, जो सारी चीजें क्राइम को लेकर बात उठाए। मुस्लिम वोट बैंक जो है उनके अंदर विपक्षी तरफ से एक ही चीज भर दी जाती है कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ हमेशा रहती है। तो मुसलमान कहीं ना कहीं असहज होता है और ऐसे में वोट बैंक जाता है उन्हीं पार्टियों की तरफ जो लगातार उस पर राजनीति करती आई हैं। ऐसे में हो सकता है आरएसएस की ये रणनीति हो कि अब मुसलमानों को समझाया जाए, उनके सामने एक मैसेज रखा जाए, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। अभिषेक, देखिए अभी जो संदेश देने वाली बात है, संदेश देने का काम आज से नहीं कर रही है आरएसएस की तरफ से। अभी ये जो जुलाई 2025 में मुलाकात हुई, इससे पहले 6 जुलाई 2024 को मुलाकात हुई थी, वो मैंने आपको बताया। और उसके लिए एक बार और टाइमलाइन आप समझिए। 2019 में मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मोहन भागवत ने मुलाकात की थी, बातचीत की थी। उन्हें जो तस्बीह होती है वो उनके गले में पहनाई थी और बातचीत में विमर्श किया था इसी वजह से, जिससे कि ये जो डर है वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। अगस्त 2022 में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बंद कमरे में 75 मिनट की बातचीत मोहन भागवत के द्वारा की गई थी। हालांकि उस वक्त नुपुर शर्मा का मामला चल रहा था और नुपुर शर्मा के मामले को लेकर मुसलमान सड़कों पर थे, उग्र थे, सरतन से जुदा के नारे लग रहे थे, देश ही नहीं विदेशों तक में ये चीजें चल रही थी। हालांकि भागवत की तरफ से हिंदुओं को जो काफिर और हिंदुओं के लिए जिस जिहाद शब्द का प्रयोग किया जाता है वो ना किया जाए, उस पर सवाल उठाया गया था। उसके बाद से आपने देखा भी होगा कि उस पर ये चीजें कम हुई हैं। सितंबर 2022 में दिल्ली में मस्जिद और मदरसे का मोहन भागवत ने दौरा किया। हालांकि किसी मदरसे का ये पहला दौरा मोहन भागवत का था। उमर अहमद इलियासी यहां फिर उन्होंने मुलाकात की थी और
उमर अहमद इलियासी ने राष्ट्रपिता जैसा दर्जा देकर दिया था मोहन भागवत को, जिसका कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली मुलाकात है। हालांकि अक्टूबर 2022 में इंद्रेश कुमार ने भी हजरत निजामुद्दीन दरगाह का दौरा किया था। उसके बाद जनवरी 2023 में मुस्लिम नेताओं के साथ मोहन भागवत की मुलाकात हुई। उसमें खास बात यह थी कि दारुल उलूम देवबंद, जिसके अंतर्गत इस देश में 5000 मदरसे चलते हैं, और जमीयत ए इस्लामी हिंद, जमीयत उलेमाए हिंद के प्रतिनिधि इसमें पहुंचे थे और उनसे बातचीत की थी कि किस तरीके से कट्टरपंथ जो फैल रहा है समाज में, पनप रहा है, जो वहाबिज्म पनप रहा है, उसे किस तरीके से कम किया जाए। 6 जुलाई का उदाहरण मैंने आपको दिया। तो पहली बार नहीं है और शायद आखिरी बार भी नहीं है। अब आरएसएस ने अपनी जो रणनीति है वो बदली है। जिस तरीके से आरएसएस को पहले हार्ड हिंदुत्व के लिए जाना जाता था, क्योंकि आरएसएस का 1925 में जो गठन हुआ था वो गठन ही इसलिए हुआ था कि किस तरीके से हिंदुओं के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए। हिंदुओं के अधिकारों की कोई बात नहीं करता है, दबे कुचले जो लोग हैं उन्हें कुचल दिया जाता है, और ज्यादा उनके अधिकारों की बात कौन करे। जबकि जिन्ना जैसे लोगों ने अपनी पार्टी मुसलमानों के नाम पर बनाई थी, तो ऐसे में आरएसएस का गठन हुआ था। लेकिन अब आरएसएस ने उस लाइन को छोड़ते हुए कहीं ना कहीं कहें कि अब मुसलमानों को भी साथ लेकर चलने की कवायद शुरू की है पिछले लगभग 5 से 6 सालों से। उसका असर कब तक दिखता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अब तक तो असर उसका दिख नहीं पाया है। कुछ इक्का दुक्का लोगों को अगर मोहन भागवत किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, किधर की तरफ काम कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब उनके मुलाकात। अच्छा, एक फैक्टर ये भी हो सकता है शबनम कि जिस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान का नाम चल रहा है, ये उपराष्ट्रपति उन्हें बनाया जा सकता है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार उपराष्ट्रपति जिसे भी बनाया जाएगा वो या तो प्योर बीजेपी नेता होगा या फिर प्योर खाटी आरएसएस का नेता होगा, जिसे इस बार आरएसएस पद पर बिठाया जाएगा। लेकिन एक संदेश दिया जा सकता है आरिफ मोहम्मद खान को इस पद पर बिठा करके मुसलमानों की विरोधी पार्टी नहीं है। हालांकि आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बनाया गया, उसका बहुत ज्यादा संदेश नहीं गया। लोग उल्टा बीजेपी का, आरएसएस का एजेंट आरिफ मोहम्मद खान को बनाते हैं। लेकिन एक संदेश, एक मैसेजिंग की जा सकती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो वैसे भी सेरेमोनियल पद है। दूसरे नंबर पर जरूर आता है, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। लेकिन काम के नजरिए से अगर देखें तो पहले नंबर पर प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति और तीसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आता है। एक सेरेमोनियल पद होता है। तो आरिफ मोहम्मद खान को अगर बनाया जाए या फिर उनके विषय में हो सकता है कि इन मुस्लिम धर्मगुरुओं से सलाह मशवरा करने के लिए मोहन भागवत ने मुलाकात की हो। चलिए, अब देखना यह होगा कि मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं से जो मुलाकात हुई है वो किस बात को लेकर हुई है। आरिफ मोहम्मद खान के मसले पर यह बातचीत आगे बढ़ी है, क्योंकि बिहार के राज्यपाल हैं और हो सकता है कयास ही लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी राष्ट्रपति बनाने की रेस में आगे रखा जा सकता है। लेकिन अब मोहन भागवत का अचानक मिलना कई और इशारे भी कर रहा है। बिहार चुनाव से उसे जोड़कर देखा जा रहा है, बंगाल में आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, मुस्लिमों को रिझाने के मसले पर इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन आखिरी फैसला, आखिरी रणनीति क्या है आरएसएस की, ये तो आरएसएस के नेता ही बता पाएंगे, और या फिर चुनाव के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।